Hello my dear friends, Adab, Assalamu alaikum. Here I am Nabahat Husna and welcome to our channel Motive Study. इस वीडियो में हम कर्नाटका TET 2020 पेपर 2 के उर्दू लैंग्वेज को एनालाइज करेंगे। जिसने भी उर्दू लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 चूज किया हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेजेस में पहले इबारत आती है और फिर नज्म आती है। तो पहले इबारत को सॉल्व करेंगे, देन नज्म को सॉल्व करेंगे, देन 15 मार्क्स का पेडागोजी पूछता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्ज झैल नसरी इबादत को बगौर पढ़िए। इससे मुताल्लिक पूछे गए सवाल नंबर 1 था 5 के लिए सही जवाब का इंतखाब करें। इबारत है यहाँ पे, एक आदमी ने 1000 दिनार की रकम एक अतार के पास बतौर अमानत रखी और उससे कहा कि मैं एक सफर पर जा रहा हूँ, वापसी पर उससे ले लूंगा। चंद दिन बाद वो अपने सफर से वापस आया और अतार से अपनी रकम तलब की। अतार ने कहा, तू झूठा है, तूने कभी मेरे पास तेरी अमानत रखी ही नहीं। दोनों में तू मैं होने लगी। भीड़ जमा हो गई और सभी लोगों ने अतार की हिमायत की और कहा, ये अतार निहायत ही दयानतदार है, हमने कभी इससे खयानत का मामला नहीं देखा। और धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने इससे मज़ीद हुज्जत की यानी जबरदस्ती की तो तुमको सजा मिलेगी। बेचारा मजबूर हो गया। उसने अपना सारा अहवाल एक कागज पर लिखा और बादशाह के दरबार में दादरसी की दरख्वास्त की। बादशाह ने कहा कि ऐसा करो, तुम मुसलसल 3 दिन उस अत्तार की दुकान के पास जाकर बैठे रहना और उससे कभी कुछ न कहना। मैं चौथे दिन उस तरफ से गुजरूंगा और तुम्हें सलाम कर दूंगा। सिवाय सलाम के जवाब के तुम कुछ न कहना। जब मैं वहां से गुजर जाऊं तब तुम अपनी रकम अत्तार से तलब करना और वो जो कुछ कहे उसके जवाब से मुझे मुतला करना यानी इत्तला दे देना। आदमी बादशाह के हुक्म के मुताबिक अत्तार के दुकान के सामने जाकर बैठ गया। चौथे दिन बादशाह अपने काबिल लिहाज मुहाफिजों के दस्ते के साथ उस मुकाम पर गुजरा और उस आदमी की तरफ देखते हुए सलाम किया और कहा कि भाई, कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करो और अपनी खैर व खैरियत तो सुनाओ। आदमी ने तो बेतवज्जोही से अपना सर हिलाया और खामोश रहा। जैसे ही बादशाह की सवारी गुजरी, अतार ने आदमी से पूछा, जब तुमने अपनी रकम मेरे हवाले की थी उस वक्त क्या हमारे साथ कोई था? फिर से अपना सारा किस्सा सुनाओ, शायद मुझे याद आ जाए। आदमी ने सारा किस्सा सुनाया तो अतार ने कहा, ठीक है, अब मुझे याद आया। ये कहते हुए उसने 1000 दिनार वापस कर दिए और माफी मांगने लगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक थी इबारत। अब उसमें से पूछे गए सवालात को सॉल्व करेंगे। आदमी ने अतार के पास बतौर अमानत क्या रखी? घर के कागजात, 1000 दिनार, नायाब हीरा या फिर 4 घोड़े। जैसे कि हमने पढ़ा था 1000 दिनार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू मैं होना के मायने क्या हैं? एक दूसरे से जुदा होना, एक दूसरे के मामले में दखल ना देना, खैरियत दरियाफ्त करना या फिर झगड़ा करना। तू मैं होना यानी कि झगड़ा करना। अगला सवाल है, अतार के मुताल्लिक लोगों का ख्याल था कि वो दयानतदार है, खयानती है, मालदार है या फिर धोखेबाज है। तो इसका आंसर है दयानतदार है। देन अगला सवाल है, बादशाह की इस सिफत के सबब फरियादी को रकम वापस मिल सकी। इस सिफत के सबब यानी कि बादशाह की वो कौन सी सिफत थी, उसकी कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से फरियादी को रकम वापस मिल सकी? बहादुरी की, राया परवरी की, तालीमी काबिलियत की या फिर हिकमत व दानिशमंदी की? तो हिकमत व दानिशमंदी इसका आंसर है। अगला सवाल है, बादशाह ने आदमी को सिर्फ सलाम का जवाब देने की ताकीद की क्योंकि अतार को बादशाह और फरियादी के गहरे मरासिम का यकीन हो जाए, ख्वाह मख्वाह भीड़ जमा ना हो जाए, अतार को बादशाह और फरियादी के मंसूबे पर शुबा ना हो, बादशाह का कीमती वक्त जाया ना हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है अतार को बादशाह और फरियादी के गहरे मरासिम का यकीन हो जाए। अगला सवाल है, हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। ये शेर मुख्तार कहलाता है क्योंकि इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हमरदीफ नहीं है। यह हसरत मोहानी का शेर है।
इस शेर में शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है। इस शेर में मोहब्बत की हकीकत खुलने की बात की गई है। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये शेर मुख्ता है। मुख्ता का डेफिनेशन है, मुख्ता यानी कि नज़म का ऐसा आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ये जो है ये शायर का तखल्लुस है, हसरत जो है वो शायर का तखल्लुस है। तो इसका आंसर है इस शेर में शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है, लफ्ज मरकज की जमा क्या है? मराकिज, मरकजा, मरकजे या फिर मरकजों? तो मरकज की जमा है मराकिज, मराकिज का वाहिद है मरकज। अच्छे से याद रखें। जरा सा तो दिल हो मगर शौक इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूं। मज़कूरा शेर में सनत तलमीह के तौर पर इस्तेमाल किया गया लफ्ज कौन सा है? दिल है, शौक है, वही है या फिर लंतरानी है? माय डियर फ्रेंड्स, सनत तलमीहा की तारीफ क्या है? सनत तलमीहा यानी कि अगर शायर कलाम में किसी वाक़या, किसी किस्सा, किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करता है तो उसे सनत तलमीहा कहते हैं। जैसे कि एक शेर है, देखिए वो, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम यानी कि ये एक मजहबी रिवायत हो गई। मजहबी रिवायत की तरफ शायर का इशारा है। अगर शायर अपने कलाम में किसी वाक़या, किसी किस्सा या फिर किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करता है तो उसे सनद तलमीहा कहते हैं। तो आप अच्छे से याद रखें, दिल तो कोई ऐसा किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। शौक वही, ये जो लन तरानी है ये इसी बात पे इशारा करता है। तो सनद तलमीहा के तौर पर इस्तेमाल किया गया लफ्ज यहाँ पे लन तरानी है। अगला सवाल है, दर्ज झैल जुमलों में मुरक्कब जुमला कौन सा है? सदफ वजू कर रही थी और फरहीन नमाज पढ़ रही थी। बेंगलोर को शहर गुलिस्तान कहते हैं। अनीस नेक लड़का है, अल्लाह एक है। यहाँ पे आप गौर करें तो पता चलता है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में जो सेंटेंस है वो मुफर्रिद जुमला कहलाता है, यानी कि वो दो जुमलों से मिलके नहीं बना हुआ है, सिर्फ एक जुमला है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे दो जुमलों से मिलके जो बन रहा है उसको हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। दो मुफर्रिद जुमलों से मिलके जो जुमला बनता है उसे हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। यहाँ पे सदफ वजू कर रही थी और आते ही यहाँ पे क्या हो गया, दो मुफर्रिद जुमले एक दूसरे को कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं मुरक्कब जुमला। अगला सवाल है, गैर खाफिया लफ्ज अलहदा करें। ऑप्शंस हैं शबाब, शनाज, हिजाब, हिसाब। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शनाज है ये क्या है? गैर खाफिया। यहाँ पे हम मायने की बिना पे अलहदा नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे से जमता कैसा है, जब हम पढ़ते हैं तो एक दूसरे के सेम कौन दिखाई देता है, हम उसकी बिना पे हम अलहदा करेंगे, मायनों के बिना पे हम इनको अलहदा नहीं करेंगे। शबाब, हिजाब, हिसाब ये क्या है? एक दूसरे के सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन मायनों की बिना पर देखेंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर है। अब हम यहाँ पे नज्म का मुताला करेंगे। दर्ज झैल नज्म का गौर से मुताला करें। इससे मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल नंबर 11 तक 15 के लिए सही जवाब का इंतखाब करें। हिमालय की चांदी पिघलती रहे, मेरे घर में गंगा उबलती रहे, ये गांधी ये गौतम की प्यारी जमी, हमेशा जवाहर उगलती रहे। अहिंसा का अब बोल बाला रहे, तिरंगे का जग में उजाला रहे। हसीन आज कितनी है मेरी जमी, कहो तुमने देखी है ऐसी कहीं, ये सूरत ये तनवीर ये जमहूरियत, नजर आज रुख पर ठहरती नहीं। कसम खा के कहता हूं ए मेरी मां, मैं ऊंचा रखूंगा तेरा ये निशान, मेरी जिंदगी होगी तेरे लिए, मेरी बंदगी होगी तेरे लिए, यही फख्र क्या कम है मेरे लिए, मेरे खून की सुर्खी है तेरे लिए। मेरी माँ तो मुझसे भी कुछ काम ले, जरूरत हो मेरी तो आवाज दे। फ्रेंड्स, उस नज्म से मुताल्लिक़ अब हम 11 से 15 सवालात को सॉल्व करेंगे। हिमालय की चांदी से शायर की क्या मुराद है? हिमालय के पत्थर, हिमालय की बर्फ, हिमालय के पेड़ पौधे या फिर हिमालय के बादल? तो इसका आंसर है हिमालय की बर्फ। गांधी और गौतम की जमीन से क्या मुराद है? हिंदुस्तान, अमेरिका, चीन या फिर अफगानिस्तान? तो यहाँ पे हमारी अपनी जमीन हिंदुस्तान की बात की जा रही है, तो इसका आंसर है हिंदुस्तान।
अगला सवाल है, शायर किसका बोलबाला चाहता है? सच्चे का, झूठे का, अहिंसा का या फिर हंसा का? जैसा कि हमने नज्म में पढ़ा कि शायर जो है वो अहिंसा का बोलबाला चाहता है। अगला सवाल है, शायर किस बात की कसम खा रहा है? वतन से गुर्बत दूर करने की, मुल्क की आबादी को कम करने की, वतन का निशाना ऊंचा रखने की या फिर कालाबाजारी को रोकने की? तो इसका आंसर है वतन का निशान ऊंचा रखने की। क्या बोलते हैं शायर? मैं ऊंचा रखूंगा तेरा ये निशान, मैं ऊंचा रखूंगा तेरा ये निशान, मेरी जिंदगी होगी तेरे लिए। अगला सवाल है, मेरी माँ तू मुझसे भी कुछ काम ले, जरूरत हो मेरी तो आवाज दे। इस शेर में माँ से क्या मुराद है? शायर की माँ, शायर का वतन, शायर की दाई माँ या फिर शायर की उस्तानी माँ? तो यहाँ पे उसका आंसर है शायर का वतन, हिंदुस्तान से मुराद है। अपने वतन को ये कह रहे हैं, वतन की जो सरजमी है उससे मुखातिब होकर शायर कह रहे हैं कि मेरी माँ तू मुझसे भी कुछ काम ले, जरूरत हो मेरी तो आवाज दे। किसी किस्से या वाक़े को अदाकारी और स्टेज के जरिए पेश करने को क्या कहते हैं? अफसाना, मुक़ाला, तनकीद या ड्रामा? तो इसका आंसर है ड्रामा। किसी किस्सा वाक़या को अदाकारी और स्टेज के जरिए पेश करने को कहते हैं ड्रामा। नेक्स्ट है, मादरी जबान की तदरीस का पहला मरहला क्या है? लिखना, सुनना, पढ़ना या फिर बोलना? जैसे कि मैंने बताया था कि 4 स्किल्स होते हैं, LSRW, लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिजनिंग यानी सुनना, तो सबसे पहला मरहला क्या है? सुनना। ये मुहिज एक तदरीसी बसरी वसीला है। बसरी यानी कि सिर्फ जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जिसमें हम ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ एक बसरी वसीला है, सिर्फ देखने का वसीला है। ये मुहिज एक तदरीसी बसरी वसीला है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। वो कौन सा है? तख्ते-ए-सियाह, रेडियो, टेलीविजन या फिर टेप रिकॉर्डर? यहाँ पे रेडियो है, रेडियो में सुनने का है, टेप रिकॉर्डर में सुनने का है, टेलीविजन में देखने और सुनने का है। तख्ते-ए-सियाह एक ऐसा तदरीसी बसरी वसीला है जिसमें सिर्फ हम देख सकते हैं। अगला सवाल है, इशारों की जबान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सी उज़ू कौन सा है? कान, आंख, जिल्दे बदन या फिर नाक? तो इशारों की जो जबान है उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सी उज़ू कौन सा है? आंख है। आंख अगर अच्छे तरीके से देखती है तो इशारे भी अच्छे तरीके से कर सकती है। निसाब की तैयारी के लिए ये उसूल बेहद जरूरी है। निसाब असातिज़ा की नफ्सियात और फितरत के ऐन मुताबिक हो, निसाब वालिदैन की नफ्सियात और फितरत के ऐन मुताबिक हो, निसाब लोगों की नफ्सियात और फितरत के ऐन मुताबिक हो, या फिर निसाब बच्चों की नफ्सियात और फितरत के ऐन मुताबिक हो। माय डियर फ्रेंड्स, जो निसाब की तैयारी की जाती है, जो कोर्स, एजुकेशन कोर्स जब बनाया जाता है लेसन देने से पहले, तो उसमें बच्चों का ख्याल रखा जाए या फिर असातिज़ा या फिर वालिदैन या फिर लोगों के मुताबिक, उनके नफ्सियात के मुताबिक उनका ख्याल रखा जाए? तो ऑब्वियसली बच्चों की नफ्सियात, बच्चों के फितरत के मुताबिक हमको चाहिए कि हम निसाब को तैयार करें। उनकी जो कॉग्निटिव स्किल है, उनकी जो समझने की कैपेसिटी है, उसकी काबिलियत, बच्चे की काबिलियत के हिसाब से निसाब की तैयारी की जाए, तभी उसमें फायदा होगा। तो इसका है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, समाई उज़्र रखने वाले बच्चों की शमूलियत के लिए कौन सा अमल जरूरी है? आमुजिश के दौरान तख्ते-ए-सियाह पर तहरीर बड़ी बड़ी लिखी जाए, मुजर्रिद तसव्वुरात की तफहीम के लिए मादी मिसालें दी जाए, आमुजिश के दौरान उन बच्चों को आवाज के वसीलों के करीब रखा जाए, या फिर आमुजिश के दौरान उन बच्चों की जबान को फौरन दुरुस्त कर लिया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो बच्चे जिनको अच्छे से सुनाई नहीं देता, उनके लिए इनमें से कौन सा अमल दुरुस्त है ताकि वो अच्छे से सुन पाए। आमुजिश के दौरान तख्ते-ए-सियाह पर तहरीर बड़ी बड़ी लिखी जाए। यहाँ पे हमने विजन डिफेक्ट के बारे में तो नहीं पढ़ा, यानी कि बच्चों को देखने में तो प्रॉब्लम नहीं है, सुनने में प्रॉब्लम है। तो मुजर्रिद तसव्वुरात की तफहीम के लिए मादी मिसालें दी जाए। मिसालें भी अगर देंगे, बच्चे अगर पीछे बैठे हुए हैं, अगर उनको सही सुनाई नहीं दे रहा, तब भी ये ऑप्शन गलत होगा। तो आमुजिश के दौरान उन बच्चों को आवाज के वसीलों के करीब रखा जाए, यानी कि अमल के दौरान में उन बच्चों को आवाज के वसीलों के करीब रखा जाए। अगर वो पीछे बैठे हैं तो उनको सामने बेंचेस पे लाया जाए, वहां पे बिठाया जाए ताकि वो अच्छे से सुन सकें। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, बच्चों को जमायती आमुजिश के लिए तैयार करना इसका अव्वलीन मकसद है तदरीसी सरगर्मी का,
तमहीदी सरगर्मी का, मशक़ी सरगर्मी का या फिर अमली सरगर्मी का। बच्चों को जमायती आमोजिश के लिए तैयार करना किसका अवलीन मकसद है? तमहीदी सरगर्मी का। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जबान की तदरीस के इब्तिदाई 6 मरहलों के बारे में पढ़ा था। पहला है तमहीदी सरगर्मी, दूसरा है क़ब्ल अज़ इक्तिसाबी सरगर्मी, थर्ड है इक्तिसाबी सरगर्मी, फोर्थ है मशक़ी सरगर्मी, फिफ्थ है इतलाक़ी सरगर्मी और सिक्स्थ है मुहासिबाती सरगर्मी। तो बच्चों को जमाअती आमोजिश के लिए तैयार करना सबसे पहला मरहला कौन सा है? तमहीदी सरगर्मी। तमहीदी सरगर्मी यानी कि एक ऐसा करिकुलम जिसमें बच्चों को कुछ एक्टिविटीज दी जाती हैं, कुछ गेम्स खिलाए जाते हैं, जिसके जरिए से बच्चों को आमोजिश के दरमियान में एक इंटरेस्ट पैदा होता है। टीचर बोल क्या रहे हैं, टीचर पढ़ा क्या रही हैं। तो इसका आंसर है तमहीदी सरगर्मी, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, दर्जैल मुताले के तदरीसी तरीके में अशिया या तस्वीर की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। हुर्फ़े तहजीका तरीका, गुरूही तरीका, मुकलमाती तरीका या फिर देखो और बोलो का तरीका। इस सवाल में ये पूछ रहा है कि अशिया और तस्वीर की बहुत ज्यादा अहमियत किसमें होती है? देखो और बोलने का तरीका, देखना और बोलने के तरीके में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। अगला सवाल है, ये अमल बच्चे की घर की जबान को मदरसे की जबान में तब्दील करने की राह में रुकावट का सबब बनती है। वो कौन सा अमल है जो बच्चे की घर की जबान यानी उसकी मादरी जबान को मदरसे की जबान में तब्दील करने की राह में रुकावट का सबब बनती है? चलिए ऑप्शंस पे गौर करके देखते हैं। बच्चे की घरेलू जबान से मुताल्लिक जानकारी हासिल करना, बच्चे को एहसास दिलाना कि मदरसा उसकी घरेलू जबान को इज्जत दे रहा है, बच्चे को महसूस करवाना कि मदरसे में उसकी घरेलू जबान की कोई इज्जत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन 3 पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखें, बच्चे को ये महसूस करवाना कि जो मदरसे की जबान है उसमें उसकी घरेलू जबान की कोई इज्जत नहीं है। अगर घरेलू जबान का कोई अमल दखल नहीं है तो बच्चा मदरसे की जबान को आसानी से सीख ही नहीं पाएगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेम के मुताबिक बच्चा अपने मदरसे की जबान को स्टार्टिंग में मादरी जबान में सीखने का इख्तियार दिया गया है, ताकि बच्चा अपने मदरसे की जबान को मादरी जबान का इस्तेमाल करके उस लैंग्वेज से फैमिलियर हो सके, जल्द से जल्द मदरसे की जबान को अच्छा सीख सके। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, वो कौन सा अमल है जो बच्चे की घर की जबान को यानी मादरी जबान को मदरसे की जबान में तब्दील करने की राह में रुकावट की वजह बन रहा है? तो वो अमल कौन सा है कि ये बच्चे को महसूस करवाना कि मदरसे में उसके घरेलू जबान की कोई इज्जत नहीं है। अगला सवाल है, तमाम बच्चों को आमोजिशी अमल में शरीक रखने वाली जमायती रिवायात को क्या कहते हैं? फहमाइशी रिवायात, तारीखी रिवायात, तहजीबी रिवायात या फिर शमूलियती रिवायात। सो माय डियर फ्रेंड्स, तमाम बच्चों को आमोजिशी अमल में शरीक रखने वाली जमायती रिवायत को क्या कहते हैं? शमूलियती रिवायत। सभी बच्चे उसमें शिरकत हों, शामिल हों। अगला सवाल है, मुताले के इस तरीके में कम से कम वक्त में जरूरी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। बुलंदख्वानी से, खामोश मुताले से, नमूने की बुलंदख्वानी से या फिर गहरे मुताले से। मुताले के यानी पढ़ने के इस तरीके में कम से कम वक्त में जरूरी मालूमात, सभी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। किससे? खामोश मुताले से। अगला सवाल है, इसका एक कीमती हिस्सा बाज़रसाई है। बाज़रसाई यानी कि फीडबैक है। तशख़ीसी मरहला, इक्तिसाबी मरहला, क़ब्ल इक्तिसाबी मरहला या फिर मशक़ी मरहला। माय डियर फ्रेंड्स, तशख़ीसी जो मरहला है इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये सभी कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन में आते हैं, यानी कि फीडबैक या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सभी एक ही टॉपिक में आते हैं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, बच्चों में मकसद को वाज़ह करने और बयान करने की कितनी सलाहियत पैदा हुई है? इस अमर का ख्याल रखना इन महारतों की जांच के लिए जरूरी है। सुनने और बोलने की महारत, सुनने और लिखने की महारत, बोलने और पढ़ने की महारत या फिर पढ़ने और लिखने की महारत। इस सवाल में यह पूछा गया है कि वो कौन सी 2 महारतें हैं, वो कौन सी 2 महारतों की जांच जरूरी है जिसमें यह ख्याल रखा जाता है कि बच्चों में मकसद को वाज़ह करना
اور بیان کرنے کی کتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہے؟ تو وہ ہے پڑھنے اور لکھنے کی مہارت۔ اگلا سوال ہے، گروہی بحث کے دوران یہ عمل غلط ہوگا۔ تمام بچے دائرے کی شکل میں بیٹھیں، جب کوئی ایک بات کر رہا ہو تو دوسرا بات نہ کریں، اپنی بات کو پورے گروہ پر مسلط کرنے کی ضد کریں، یا پھر جب کسی کو بات کرنی ہو تو اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیں۔ مائی ڈیئر فرینڈس، اگر ہم فرسٹ، سیکنڈ اور فورتھ پہ غور کریں تو یہ سبھی آپشنز ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر ہم تھرڈ آپشن پہ غور کریں، اپنی بات کو پورے گروپ پر مسلط کرنے کی ضد کریں، یہ جو آپشن ہے یہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جب گروہی مباحثہ چل رہا ہے تو اس عمل کے دوران یہ بات بالکل بھی غلط ہے کہ ایک بچہ اپنی ضد پہ اڑا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ہے اور یہی ہوگا، تو وہ غلط ہوگا۔ تو اس کا آپشن ہے آپشن نمبر 3۔ اگلا سوال ہے، عمدہ خواندگی کے اوصاف کون کون سے ہیں؟ درستگی، رفتار، جامعیت، اظہار اور سرعت مطالعہ۔ آپ اس کو اچھے سے یاد رکھیں، آگے ٹیسٹ میں یہ کوشچن ریپیٹ ہو سکتا ہے۔ عمدہ خواندگی کے کون سے اوصاف ہیں؟ درستگی، رفتار، جامعیت، اظہار اور سرعت مطالعہ۔ سو مائی ڈیئر فرینڈس، یہاں تک ہوتا ہے پیپر 2 کے اردو سبجیکٹ کمپلیٹڈ۔ پریویس ایئر کا کوشچن پیپر کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو ان کے نوٹس چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ ضرور جڑ جائیے گا۔ وقت بہت کم ہے، خوب اچھے سے دل لگا کر پڑھیے، خوب محنت کریے، انشاءاللہ آپ کا پیپر کلیئر ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔